वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सार्वजनिक चयन सिद्धांत, पब्लिक चॉइस थ्योरी। सार्वजनिक चयन सिद्धांत राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के संगम पर स्थित एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि सार्वजनिक निर्णय और नीतियाँ कैसे बनती हैं और इसमें शामिल व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक चयन सिद्धांत ये अध्ययन करता है कि सार्वजनिक निर्णय और नीतियाँ कैसे बनती हैं। जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, ये कैसे बनती हैं और इसमें शामिल व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार और जब वो समूह के बीच में होता है, अन्य व्यक्तियों से उसका व्यवहार कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करता है। इसे अर्थशास्त्र का राजनीतिक अनुप्रयोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक विश्लेषण के तरीकों को राजनीति और सरकारी निर्णयों पर लागू करता है। जो आर्थिक विश्लेषण के तरीके होते हैं, आर्थिक विश्लेषण जिन तरीकों से किया जाता है, उसी से राजनीति और सरकारी निर्णयों पर लागू किया गया है उसी को। इसे हम यहाँ पर और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत राजनीति, विज्ञान और सरकारी नीति में अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग है। मतलब अर्थशास्त्र विषय का उपयोग किया गया है राजनीतिक विज्ञान और सरकारी नीति में। ये सिद्धांत सार्वजनिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसे समझाने की कोशिश करता है। जो सार्वजनिक निर्णय, नीतियाँ कैसे बनती हैं, कैसे लिए जाते हैं निर्णय, इसे समझाने की कोशिश करता है ये सिद्धांत। अब इसके मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसका पहला पॉइंट है स्वार्थपूर्ण व्यवहार। सार्वजनिक चयन सिद्धांत का मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, राजनेता, नौकरशाह, मतदाता भी स्वार्थी होते हैं। वे अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक चयन सिद्धांत का ये नज़रिया है, वो ये मानता है ये सिद्धांत कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता, सरकार, नौकरशाही, लोक प्रशासन के अंतर्गत काम करे जो अधिकारी हैं वो, और मतदाता जो वोट देते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। वे अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। उनको देश से और देश में रह रहे नागरिकों से कोई मतलब नहीं होता है, बस उनको उनके हित दिखाई देते हैं, वो अपने हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति अधिकतम लाभ पाने की कोशिश करते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की ही कोशिश करता रहता है। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि हमें नुकसान हो, हर कोई ये चाहेगा कि हमें लाभ प्राप्त हो। अर्थशास्त्र विषय को इसलिए लिया गया है उदाहरण के तौर पर ताकि सार्वजनिक चयन सिद्धांत को अच्छे से समझा जा सके, इसलिए इस विषय का उपयोग किया गया है इसमें। अब उदाहरण, राजनेता और मतदाताओं को खुश करने और अगले चुनाव में जीतने के लिए नीतियां बनाते हैं। नौकरशाह अपने विभाग का बजट और शक्तियां बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं निरंतर। अब इसका सेकंड पॉइंट है मतदाता का व्यवहार। ये सिद्धांत मतदाता के निर्णय लेने के तरीके का अध्ययन करता है कि मतदाता किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से निर्णय लेते हैं, उसका अध्ययन करता है। अक्सर मतदाता को तर्कसंगत उदासीनता में दिखाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि वे सभी राजनीतिक मुद्दों पर पूरी जानकारी नहीं रखते, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने की लागत उसके लाभ से अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि सभी राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी नहीं रखते। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिक राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी नहीं रखते। बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी रखते भी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको राजनीतिक मुद्दों की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने की लागत उसके लाभ से अधिक हो सकती है, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक लागत लग सकती है। इस वजह से भी
बहुत सारे नागरिक राजनीतिक मुद्दों पर पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। सार्वजनिक चयन सिद्धांत ये समझाने की कोशिश करता है कि सरकारें कैसे निर्णय करती हैं कि कौन सी सार्वजनिक वस्तुएं जैसे सड़क, सुरक्षा, शिक्षा प्रदान करनी है और कैसे उनकी लागत को वितरित करना है। तो सार्वजनिक चयन सिद्धांत ये समझाने की कोशिश करता है सरकारें कैसे निर्णय लेती हैं, कैसे नीतियाँ बनाती हैं और कौन सी सार्वजनिक वस्तुएं जैसे सड़क है, सुरक्षा है, शिक्षा है कि सड़क बनानी है, सुरक्षा कौन कौन सी सुरक्षा प्रदान करनी है, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए लागत को वितरित करना है कि कहाँ पर कितना पैसा लगेगा, कहाँ पर कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से लागत को वितरित करना होता है। अब फोर्थ पॉइंट है लॉबिंग और दबाव समूह। ये सिद्धांत ये भी बताता है कि विशेष हित समूह कैसे नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये समूह सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि उनके लिए लाभकारी नीतियाँ बनाई जा सकें। ये सिद्धांत ये समझाने का प्रयास करता है कि कुछ विशेष हित समूह कैसे नीतियों को प्रभावित करते हैं। मतलब ऐसे समूह जो उसके अंदर जो ऐसे व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचते हैं हमेशा, तभी अपने हित मतलब कि उनको लाभ प्राप्त हो हमेशा, इसी वजह से वो नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए लाभकारी नीतियाँ बनाई जाए। ये सिद्धांत ये समझाने की कोशिश करता है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है बाजार और सरकार की विफलता। ये सिद्धांत इस पर भी जोर देता है कि जिस प्रकार बाजार विफल हो सकते हैं, अगर सफल हो सकते हैं तो विफल भी हो सकते हैं, वैसे ही सरकारें भी विफल हो सकती हैं। इसे सरकारी विफलता कहते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है जिस नौकरशाही अक्षमता। इसका मतलब यह है कि ऐसे अधिकारी जो अयोग्य हों, है ना, सक्षम नहीं हों, इस वजह से भी जो सरकार है वो विफल हो सकती है, क्योंकि सरकार का अधिकतम कार्य तो अधिकारी ही करते हैं, अधिकारियों को ही तो सौंपा जाता है सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य। तो अगर जो नौकरशाही है, जो अधिकारी काम कर रहे हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत, वही अयोग्य होंगे, वही सक्षम नहीं होंगे, तो सरकार के जो भी कार्य वो विफल हो जाएंगे, कोई कार्य संपूर्ण ही नहीं हो पाएगा, उद्देश्य पूरे ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए सरकार में विफलता आ जाएगी। भ्रष्टाचार, स्वार्थपूर्ण राजनीतिक निर्णय कि अपने हित के लिए कुछ सरकारें ऐसी होती हैं तो अपने हित के लिए निर्णय लेती हैं, देश और उनके अंतर्गत नागरिक हैं जो उनके लिए सोचती नहीं है, तो इस वजह से भी सरकार विफल हो जाती है। अब मुख्य योगदानकर्ता, पहले नंबर पे है जेम्स बुकानन। सार्वजनिक चयन सिद्धांत को विकसित करने में उनका अहम योगदान था। उन्होंने 1968 में इस विषय पर किए गए कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनको 1968 में इस विषय पर किए गए कार्य के लिए, जो भी उन्होंने कार्य किया इस विषय पर, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दूसरे नंबर पर है गॉर्डन ट्यूलॉक। उन्होंने राजनीति में आर्थिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद की। अब इसके उदाहरण को समझते हैं। पहला पॉइंट, किसी शहर में एक नया पुल बनाने की योजना। राजनेता इस योजना का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे उनके क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा और अगले चुनाव में उन्हें अधिक वोट मिल सकते हैं। हालांकि ये योजना पूरे देश के करदाताओं पर आर्थिक बोझ डाल सकती है। ये योजना जो टैक्स दे रहे हैं लोग, उन पर ज़्यादा बोझ डाल सकती है। दूसरा पॉइंट है, एक विशेष उद्योग अपने लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लॉबिंग करता है।
सरकार ये सब्सिडी प्रदान कर देती है, लेकिन इसका खर्च सभी नागरिकों को उठाना पड़ता है। इसका खर्च सभी नागरिकों को उठाना पड़ता है। अब हम इसके निष्कर्ष को समझेंगे। सार्वजनिक चयन सिद्धांत ये समझाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, एक महत्वपूर्ण जरिया है कि सरकारी निर्णय कैसे लिए जाते हैं और किन कारणों से वे अक्सर दक्षता और समानता से दूर हो सकते हैं। सार्वजनिक चयन सिद्धांत ये समझाने का महत्वपूर्ण माध्यम है कि सरकारी निर्णय कैसे लिए जाते हैं, निर्णय कैसे बनाए जाते हैं, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं और किन कारणों से वे अक्सर दक्षता और समानता से दूर हो सकते हैं। ये सिद्धांत नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। ये सिद्धांत नीति निर्माताओं जो नीतियाँ बनाते हैं, है ना, जो निर्णय लेते हैं, उनको बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है कि वो बेहतर से बेहतर नीतियाँ बनाएं, सही निर्णय लें, जिससे नागरिकों को लाभ प्राप्त हो, देश का विकास हो, ऐसे निर्णय लें और नागरिकों को उनकी भूमिका और अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। ये सिद्धांत नागरिकों को उनकी भूमिका कि उनका रोल क्या है और उनके अधिकार क्या हैं, वो उन्हें पता होने चाहिए। हर एक प्रत्येक नागरिक को, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या हैं। उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त होनी चाहिए। उसके लिए प्रेरित करता है, उसके लिए जागरूक करता है। आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।